ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और आज हम बात करेंगे राहु केतु के महापरिवर्तन को लेकर। और राहु केतु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो 30 अक्टूबर 2023 से लेकर ये मीन राशि में राहु और कन्या राशि में केतु प्रवेश करने वाले हैं और ये 18 मई 2025 तक इसी स्थान पर रहेंगे। प्रत्येक लग्न पर इसका क्या प्रभाव होगा मैंने ऑलरेडी बताया है और इस श्रृंखला में आज हम अंतिम लग्न की बात करने वाले हैं और वो भी बृहस्पति के लग्न की बात कर रहे हैं, मीन लग्न। देखिए, इस प्रेडिक्शन में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। राहु केतु का राशि परिवर्तन उतना ही इंपॉर्टेंट होगा जितना आपके लग्नेश का भी राशि परिवर्तन होगा, क्योंकि आपका जो लग्नेश है देवगुरु बृहस्पति हैं, इनका राशि परिवर्तन होगा 1 मई 2024 को और उसके बाद ये 14 मई 2025 को भी राशि परिवर्तन करेंगे। शनिदेव 29 मार्च 2025 में राशि परिवर्तन करेंगे। तो इन बड़े ग्रहों को हम अगर कॉन्सेंट्रेट करें तो राहु केतु के राशि परिवर्तन का अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं और उसका रिजल्ट भी आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर मीन लग्न में देखा जाए राहु कहाँ पर जा रहे हैं। मीन लग्न में राहु आपके लगन में जा रहे हैं और केतु आपके लगन से सप्तम भाव में जा रहे हैं। तो अगर केतु सप्तम भाव में और राहु लगन में बैठे हुए हैं और इसके अलावा शनिदेव तो अभी लगभग 29 मार्च 2025 तक ये आपके लगन से द्वादश में ही रहेंगे। अंतिम का जो कुछ 2025 का जो अप्रैल मंथ रहेगा और थोड़ा सा मई का मंथ रहेगा उसमें राहु के साथ शनि की युति बन जाएगी और वो भी बहुत खराब युति कहलाती है। राहु शनि अगर किसी की कुंडली में हो जाता है तो शापित कुंडली बन जाती है और जनरली कहा जाए तो उसमें रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं मिलते। बहुत सारी असफलताएं लाइफ में देखने को मिलता है। आदमी लगातार प्रयास करता है लेकिन सफलता उनको नहीं मिल पाती है। तो हम केवल यहाँ पर ये बात करने वाले हैं कि राहु आपके लगन से इनकी पोजीशन लगन में होगी, लेकिन बृहस्पति देव जो आपके लग्नेश है जो उतने ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लग्नेश और जिस भाव का जिस ग्रह का राशि परिवर्तन होता है उन दोनों को देखना जरूरी होता है। तो आपका जो लग्नेश है वो आपके लगन से द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है, उस पर शनि की नीच दृष्टि भी पड़ रही है और वक्री दृष्टि भी पड़ रही थी। तो फिलहाल हम ये बात करेंगे कि बृहस्पति देव 1 मई तक तो वहीं पर रहेंगे 2024 में, फिर ये चले जाएंगे वृषभ राशि में जो कि आपके लगन से पराक्रम वाले पोजीशन पे चले जाएंगे और राहु लगन में ही रहने वाले हैं। गुरु चांडाल दोष तो खत्म हो जाएगा, लेकिन बृहस्पति देव अकेले कारक भाव में द्वितीय भाव में रहेंगे तो धन उत्पार्जन के लिए अच्छा रहेगा। धन उत्पार्जन के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य रहेंगे। धन आपके पास काफ़ी अच्छे तरीके से ये आएंगे। बोलने की जो क्षमता है, बोलने की जो कलाकृति होती है जिसको हम लोग कहते हैं आर्टिस्टिक व्यू कहा जाता है, वो सारी चीज़ें बोलने की जो क्रिएटिविटी होती है वो सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव दिखाई देगी आने वाले समय में। विशेष रूप से 1 मई 2024 तक धन की बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं उत्पन्न होगी। लेकिन राहु केतु की जो पोजीशन है वो सामान्यतः तीसरे भाव में रहते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं, छठवें भाव में होते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं, 10वें में होते हैं तो अच्छा देते हैं, एकादश भाव में होते हैं तो अच्छा देते हैं। और राहु केतु जो है आपके लगन भाव में राहु और सप्तम भाव में केतु की उपस्थिति ये बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। हालांकि आपकी लग्नेश की पोजीशन चेंज होगी, आपका लग्नेश अभी भी कारक भाव में रहेगा मई 2024 तक, जो कि अपने आप में एक अच्छा रिजल्ट है। उसके बाद ये मेहनत में जाएगा तो मेहनत करेगा, साथ में केतु के साथ नवम पंचम योग भी बनाएगा, तो वहां पर भी ये उतना खराब रिजल्ट नहीं देने वाला है। लेकिन परेशानी ये करेगा क्योंकि इसकी पोजीशन वाइज जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। लगन में ही राहु और सप्तम भाव में केतु, दोनों ही पोजीशन जो है वो आपके अनुकूल नहीं है। देखिए, राहु केतु को समझना हो तो उनके नेचर को समझिए। राहु सामान्यतः जिस भाव में जाते हैं उस भाव से संबंधित गुणों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब राहु जिस भाव में जाएंगे उस पॉइंट से उससे जितने भी गुण होते हैं उनको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे द्वितीय भाव में जाएंगे तो धन को बढ़ाएंगे,
अगर पराक्रम में जाएंगे तो पराक्रम को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और पेशेंस इनके अंदर बिल्कुल नहीं होता है। सडन तुरंत इनको रिजल्ट चाहिए होता है। तुरंत रिजल्ट देने वाला ग्रह जो होता है राहु होता है। रिजल्ट के लिए ये वेट नहीं करते हैं, और इस जब सारी घटना हो जाती है तब आप सोचते हैं अरे यार अचानक कैसे ये हो गया, अकस्मात कैसे हो गया। तो जो वर्ड हम लोग अकस्मात यूज कर रहे हैं या सडन यूज कर रहे हैं वो राहु के लिए ही होता है। राहु एकदम से ऐसा न्यूज दे देता है, एकदम से ऐसा काम कर देता है जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि राहु सडन चीजों के लिए जाना जाता है। राहु जो होता है राजनीति का कारक भी होता है। राहु जो होता है वो शेयर सट्टा लॉटरी का मालिक भी होता है या कारक भी होता है। तो ये कारकत्व जो है राहु का, क्योंकि राहु एक्चुअली तो राक्षस प्रवृत्ति का ही था, राक्षस ही था जिसका नाम था स्वर भानु। और पौराणिक कथाओं में अगर आप देखिएगा तो इनका जो इनके जो दो पार्ट किए गए थे, सर का पार्ट अलग हुआ था और धड़ का पार्ट अलग किया गया था, और इन्होंने अपना रूप वेश को चेंज करके देवता के रूप में धोखे से अमृत पान किया था। इसीलिए विष्णु जी ने इनका सर और धड़ अलग कर दिया अपने सुदर्शन चक्र जी से, और उसके बाद इनको ग्रहों के मंडल में इनको भी स्थापित करना पड़ा। राहु केतु का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन जब ग्रहण होता है तब हमें पता चलता है राहु केतु का प्रभाव कितना ज्यादा होता है। और राहु केतु को अगर हम एस्ट्रोफिजिक्स की भाषा में देखते हैं तो जो हमारा अर्थ का ऑर्बिट है और हमारा मून का ऑर्बिट है, जहां दो पॉइंट पर ये काटते हैं, एक नॉर्थ नोड बनता है जिसको राहु कहते हैं और एक साउथ नोड बनता है जिसको केतु कहते हैं। इन दोनों ही पॉइंट का जो प्रभाव होता है, अगर 5 पॉइंट में, एक सूर्य, एक चंद्रमा, एक पृथ्वी, सामान्यता कहा जाता है जब लूनर इक्लिप्स होता है और सोलर इक्लिप्स होता है तो ये तीनों एक लाइन में आते हैं, जो कि अधूरी बात होती है। देखिए तीनों जो है हर 15 दिन पे एक लाइन में आ जाते हैं, लगभग कहा जाए तो एक लाइन में ये आ जाते हैं। लेकिन एग्जैक्टली जब तक राहु केतु के साथ ये तीनों पॉइंट लाइन में नहीं आएंगे तब तक ग्रहण पूरे तरीके से नहीं होता है। और इसीलिए जो ग्रहण पड़ते हैं वो कुछ टाइम के लिए पड़ते हैं। 5 डिग्री का जो इंक्लाइनेशन है, इसी कारण ये लगातार एक कोलिनियर पोजीशन पे नहीं पहुंच पाते हैं, और ये साइंटिफिक रीजन है कि हर 15 दिन पे इक्लिप्स नहीं होता है। इक्लिप्स होने के लिए कुछ निश्चित टाइम ड्यूरेशन होता है, और जनरली जब भी कोई इक्लिप्स होता है उसके 15 दिन के बाद नेक्स्ट इक्लिप्स होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे अभी 14 अक्टूबर को सोलर इक्लिप्स हो रहा है और उसके बाद 28-29 को जो है लूनर इक्लिप्स होगा, यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये दोनों ही इस महीने होने वाले हैं। और इसके बाद राहु केतु का राशि परिवर्तन भी होगा। तो राहु का प्रभाव जो रहेगा, जिस भाव में बैठते हैं उस गुण को बढ़ा देते हैं। राहु आपके लगन में जाकर बैठ रहे हैं, लगन में बैठे हैं तो आपके मानसिक स्थिति को बदल देंगे पूरे तरीके से। आपको लगेगा कि आप जो कर रहे हैं वही अच्छा है, बाकी तो दुनिया के लोग जो है गलत है। ये एक भ्रम में आपको डाल देंगे, भ्रम में आपको भी डालेंगे, आपके संतान को भी डालेंगे, दोनों को करेंगे। क्योंकि भ्रमित होने की जो कंडीशन है, राहु वहां से बैठ के संतान को देख रहा है, और यही राहु जो है आपके धर्म भाव को भी देख रहा है। तो धर्म को लेकर भी भ्रम की स्थिति राहु यहाँ पर जरूर करा सकता है। साथ में अपने आप से ही आप कहा जाए तो आपका अपने शरीर के ऊपर लगाव ज़्यादा बढ़ सकता है। जैसे अपने शरीर को आप फेशियल कराते हैं, ब्लीचिंग कराते हैं, यानी जो ब्यूटी टिप्स होते हैं वो आप अपने शरीर में यूज़ कर रहे हैं, तो इस पर आपका झुकाव ज़्यादा बढ़ जाएगा। ब्यूटीफिकेशन में आप ज़्यादा पैसा खर्च करने लगेंगे। और साथ में कहा जाए तो संतान पे भी पैसा खर्च होगा। लेकिन राहु अकस्मात जैसे ही आपका लग्नेश पराक्रम स्थान पर जाएगा, वैसे ही एक सडन निगेटिव सरप्राइज राहु यहाँ पर कराएगा, और वो भी संतान को लेकर, संतान के शिक्षा को लेकर एक बहुत तगड़ा झटका भी यहाँ पर दे सकता है कि जिस तरीके से आपने उम्मीद किया था उस तरीके से परिणाम तो संतान के आ नहीं रहे, या संतान को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी जो है राहु यहाँ पर करने वाला है। 1 मई 2024 से पहले पहले अगर कोई परिणाम आते हैं तो मैं कहूँगा लगभग चलिए बहुत अच्छा नहीं तो बहुत खराब भी रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन 1 मई 2024 के बाद अगर रिजल्ट आता है तो वो निश्चित रूप से बहुत फेवरेबल नहीं होने वाला है। और धार्मिक यात्रा, धर्म के प्रति झुकाव होना और पिता के स्वास्थ्य में सुधार होना, ये सब राहु वहां पर करने की कोशिश करेंगे। केतु क्योंकि आपके लगन से सप्तम भाव में जा रहे हैं,
और सप्तम भाव में केतु का बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं है। सप्तम भाव पे जैसे ही केतु बैठेगा और बुध की राशि में जब ये बैठेंगे, और बुध का ट्रांजिट तो हर 22 दिन 25 दिन के अंदर हो जाता है, तो केतु सामान्यतः इस स्थान पर जाकर बिजनेस पार्टनर के साथ वाद विवाद करा देंगे। साथ में जीवन साथी के साथ वाद विवाद की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। मानसिक अवसाद उत्पन्न कर सकते हैं। और हर तरीके से कहा जाए तो केतु की केवल एक अच्छी चीज रहेगी कि केतु 11th हाउस को देख रहे हैं। 11th हाउस को केतु का देखना जो होता है आय के साधन को बढ़ाने के लिए सफिशिएंट है। और लेकिन बड़े भाई बहनों को थोड़ा चोट लगना, चोट कष्ट होने की संभावना भी यहाँ पर केतु बढ़ा सकते हैं। लास्ट में जो केतु रहेगा वो आपके जो आत्मविश्वास होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी कम करने की कोशिश करेंगे। देखिए सच्चाई है, इसलिए मैं जो बता रहा हूँ, आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि मैं हर चीज निगेटिव बता रहा हूँ मीन लग्न के लिए, लेकिन जो सच्चाई है उसको डंके के चोट पर बोलना भी जरूरी होता है। और उपाय भी नोट कीजिए। अगर मान लीजिए कुछ खराब है, कुछ खराब होना है, तो अगर हम उसका सॉल्यूशन पहले से कर लेते हैं तो रिजल्ट खराब इतना नहीं जाएगा। और काफी चीजें डिपेंड भी करती है। देखिए केवल गोचर का परिणाम है। हो सकता है आपकी कुंडली में राहु केतु अच्छे जगह पर बैठे हों, और अगर आपकी दशा राहु केतु की चल रही है तो आपको एकदम अपनी कुंडली का विश्लेषण तुरंत करवाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये प्रभाव कुछ ज्यादा वेरिएशन आपको करने को दिखाई देगा चार्ट के अकॉर्डिंग, और आपको रियल लाइफ में इसका जो इफेक्ट आएगा कुछ ज्यादा ही इफेक्ट आ सकता है। तो ऐसे लोग जिनका राहु केतु ऑलरेडी चार्ट में खराब जगह पर बैठा हुआ है, विशेष रूप से तृतीय, छठवें, 10वें और एकादश भाव में राहु केतु में से कोई ना हो, तो फिर उस कंडीशन में परेशानी ज्यादा बढ़ सकती है। और राहु केतु का जो प्रभाव रहता है वो सडन रिजल्ट देने वाला होता है। केतु जहां पर बिजनेस पार्टनर के साथ डिस्प्यूट की स्थिति को बता रहा है, वहीं पर राहु आपको भ्रमित होना, अपने ब्यूटी टिप्स पर ज्यादा पैसे खर्च करना, अपने ऊपर ज्यादा पैसे खर्च करना, ये सारी चीजें राहु यहाँ पर पूरे तरीके से बता रहा है। और राहु वहां से बैठकर पंचम त्रिकोण, नवम त्रिकोण दोनों भाव को दूषित भी कर रहा है। और गोचर में इनका दूषित होना मतलब पितृभाव भी दूषित, और जो आपका संतान भाव है वो भी दूषित हो रहा है। तो संतान की तरफ से भी निगेटिव चीजें, और पिता के स्वास्थ्य को लेकर हालांकि रिकवरी होगी, लेकिन धार्मिक स्थल को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी, धार्मिक यात्राओं को लेकर कुछ ना कुछ रुकावट के संकेत भी यहाँ पर केतु दे रहा है। तो ओवरऑल अगर एक वर्ड में कहा जाए कि राहु केतु का क्या परिवर्तन है, तो मैं यही कहूंगा मीन लग्न वाले जातकों के लिए सचेत रहना चाहिए। केवल आपका लग्नेश जो है वो डिपेंड करेगा कि कितना अच्छा रिजल्ट दे रहा है। 1 मई 2024 तक तो मुझे बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि उस समय राहु केतु का डिग्री वाइज जो कैपेबिलिटी होती है बहुत ज्यादा वो बढ़ेगा नहीं। लेकिन जब ये पूरे तरीके से मेच्योर हो जाएंगे और आपका लग्नेश भी शत्रु राशि में चला जाएगा, शुक्र की राशि में चला जाएगा, तो परेशानी और ज्यादा बढ़ा सकता है। मेहनत बढ़ाएगा ज्यादा, आउटपुट देगा कम। इसलिए उपाय के लिए एक तो प्रतिदिन आपको गणेश जी की आराधना करके कोई काम करना चाहिए, और दूसरा अगर आपने 5 टाइप के अनाज को मिलाकर पक्षियों को लगातार खिलाया इस ड्यूरेशन में, तो ये समय जो खराब है वो धीरे धीरे आपके लिए अच्छा भी होगा। अंतिम परिणाम आपके जन्म कुंडली के दशा अंतर्दशा और ग्रहों के पोजीशन पर भी डिपेंड करता है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।